हम लोग भारत की मृदाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। विश्व की मृदा विश्व के भूगोल में पढ़ेंगे। विश्व की मृदाओं का अध्ययन करते समय वहाँ अधिकांश अवधारणाओं को पढ़ते हुए फिर विश्व की मृदा पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ आधारभूत अवधारणाओं को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हुए हम लोग भारत की मृदा के प्रकार पर आ जाएंगे जो आपके सिलेबस में है। मृदा होती क्या है? मृदा क्या है? भूपटल पर पाए जाने वाले ढीले एवं असंगठित पदार्थ जो वनस्पतियों को पोषण एवं आधार उपलब्ध कराते हैं, मृदा कहलाते हैं। लूज एंड अनकंसोलिडेटेड मैटर ऑन द अर्थ सरफेस विच प्रोवाइड बेस और फाउंडेशन एंड न्यूट्रिएंट्स टू the vegetations are known as soils। ऐसे ढीले एवं असंगठित पदार्थ होते हैं भूपटल पर जो वनस्पतियों को पोषण एवं आधार उपलब्ध कराते हैं, उन्हें मृदा कहते हैं। मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो सामान्यतः हम लोग कह देते हैं कि मृदा की उत्पत्ति दो तरह से होती है। एक तो जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, उनके वियर एंड टियर से, वियर एंड टियर ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टूट फूट से, जिसको भूगोल की भाषा में कहेंगे चट्टानों के अपक्षय अपर्दन। चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से जो सेडिमेंट्स बनते हैं, अवसाद बनते हैं, उनमें जो अवसाद के छोटे कण हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, रेत, गाद और चीका मिट्टी, यही सॉइल का निर्माण करते हैं। इनके अलावा अगर हम लोग कहें कि न केवल सैंड, सिल्ट, क्ले, बल्कि कणिका से लेकर के, कणिका ग्रेन्यूल, कणिका से लेकर के रेत, गाद, चीका मिट्टी, ये सभी मृदा का निर्माण करते हैं। दूसरा, मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है? जो जीवांश हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स, मृत जीवांश, जैसे वनस्पतियों के जो अंश हैं, पत्तियां, लूज डेब्रीज जिनको कहते हैं, पत्तियां हैं, पेड़ पौधों के अन्य तने आदि अवशेष हैं, जंतुओं के मृत शरीर हैं, उनके अपघटन से, उनके डिकम्पोजिशन से भी, बैक्टीरियल एक्शन द्वारा उनका डिकम्पोजिशन होता है और उससे बनती है ह्यूमस, और उस प्रक्रिया द्वारा भी मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार मृदा का निर्माण मुख्यतः क्या होता है? चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से और जीवांशों के अपघटन से मृदा की उत्पत्ति होती है। मृदा की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारण या कारक, मृदा की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले अगर हम लोग कारक की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदा की उत्पत्ति की सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? एग्जाम में प्रश्न आता है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो विकल्प है ए क्लाइमेट, जलवायु, बी जनक चट्टानों की प्रकृति, सी वनस्पति और डी तापमान। तो इन चारों में अगर विकल्प है कि मृदा की उत्पत्ति को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा क्लाइमेट, जलवायु। मृदा की उत्पत्ति को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक जलवायु है, जलवायु। और इसी कारण देखा गया है कि अलग अलग जलवायु कटिबंधों में अलग अलग प्रकार की मृदाएं भी विकसित होती हैं, जिन्हें जोनल सॉइल कहते हैं। जोनल सॉइल, जोनल सॉइल, प्रादेशिक मृदाएं, हिंदी में प्रादेशिक मृदाएं, इंग्लिश में जोनल सॉइल। जैसे विषुवत-रेखीय प्रदेश में लैटराइट मृदा, सवाना प्रदेश में कैल्शियम रिच सॉइल, कैल्शियम समृद्ध मृदाएं, कैल्सीफेरस सॉइल। इसी तरह से मरुस्थली प्रदेशों में मरुस्थली मृदा, कोड़धारी या टैगा जलवायु प्रदेश में पार्जोर मृदा। तो ये जोनल मृदाएं जो होती हैं, क्लाइमेट के कारण उनका अलग, उनकी अभिलाक्षणिक विशेषताएं होती हैं। तो सामान्यतः मृदा उत्पत्ति को सर्वाधिक, मृदा के निर्माण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनका क्रम इस प्रकार होगा। पहले नंबर पर है क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु का मतलब क्या होता है? जलवायु में टेम्परेचर भी होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड
पवन और वर्षण, प्रेसिपिटेशन इन वायुमंडल के 5 भौतिक कारकों का समेकित वार्षिक प्रभाव, समेकित दीर्घकालिक प्रभाव जलवायु कहलाता है। किसी भी स्थान के वायुमंडल की प्रमुख भौतिक दशाएं तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवन तथा वर्षण के समेकित दीर्घकालिक प्रभाव को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। तो जलवायु शब्द का प्रयोग कर दिया, इसका अर्थ हो गया कि वहां के तापमान की भी बात हो रही, वायुदाब की भी बात हो रही, आर्द्रता की भी बात हो रही है, पवन की भी बात हो रही है, वर्षण की भी बात हो रही है। वर्षण भी एक बड़ा शब्द है, प्रेसिपिटेशन, जिसमें द्रव वर्षण भी है, ठोस वर्षण भी है, गैसीय वर्षण भी है, गैसीय वर्षण भी है। तो हम लोग इसमें पहली बात कर रहे हैं कि मृदा को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक जलवायु है। दूसरा सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है जनक चट्टानों की प्रकृति, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक्स। पेरेंट रॉक अगर हार्ड है तो सॉइल फॉर्मेशन धीरे धीरे होगा। पेरेंट रॉक्स अगर सॉफ्ट नेचर के हैं, कोमल चट्टाने हैं, तो उनमें मृदा निर्माण की प्रक्रिया त्वरित होगी, तेज होगी। और तीसरे नंबर पर मृदा उत्पत्ति को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक में है वनस्पति। वनस्पतियां भी क्या करती हैं? चट्टानों में अपक्षय अपरदन उत्पन्न करती है और चिलेशन की प्रक्रिया द्वारा, चिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वनस्पतियां मृदा में जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनमें उनसे किसी तत्व विशेष को अवशोषित करती हैं, जिसे मिनरल्स के क्रिस्टल जालक टूट जाते हैं। मिनरल्स के क्रिस्टल जालक टूट जाते हैं और जिससे क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। तो चिलेशन की प्रक्रिया द्वारा भी वनस्पतियां मृदा का निर्माण करती हैं और चट्टानों का अपक्षय अपरदन करके भी वनस्पतियां मृदा निर्माण करती हैं। अर्थात तो वनस्पति अपने भौतिक कारकों द्वारा भी मृदा का निर्माण करती है, रासायनिक कारकों द्वारा भी मृदा का निर्माण करती है। भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के कारक यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं वनस्पतियों द्वारा मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं में। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाली मुख्य रूप से प्रमुख प्रक्रियाएं हैं क्रमशः जलवायु नंबर 1, नंबर 2 पर जनक चट्टानों की प्रकृति और नंबर 3 है वनस्पति। अब हम लोग बात कर रहे हैं मृदा के उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। कोई भी मृदा है तो वह कितनी अधिक उर्वर होगी या कितनी कम उर्वर होगी, इस पर कौन कौन से कारकों का प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पर मृदा की उर्वरता को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है मृदा में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। अगर मृदा में पोषक तत्व अधिक है तो वनस्पतियों को अधिक मात्रा में पोषक तत्व मिलेगा और मृदा को अधिक उर्वर माना जाएगा। जिस मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम है तो वह वनस्पतियों को कम पोषक तत्व उपलब्ध करा पाएगी और वह मृदा कम उर्वर होगी। इस आधार पर वर्तमान समय में मृदा में 20 प्रकार के पोषक तत्वों की अपेक्षा की गई है कि मृदा में 20 प्रकार, वनस्पतियों को 20 प्रकार के पोषक तत्व मृदा से प्राप्त होते हैं, जिनमें 10 जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। 10 न्यूट्रिएंट्स है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बृहद पोषक तत्व। 10 है माइक्रो वृहद पोषक तत्व और 10 है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व 10 है और बृहद पोषक तत्व 10 है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाता है तो 17-18 ही पोषक तत्व का ज्यादा डिस्कशन बुक्स में मिलता है और वही आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उन्हीं जो 17-18 महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये अक्सर एग्जामिनेशन में लोग कंफ्यूजन में गलत कर जाते हैं, इसलिए कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने ही फार्मूला बना रखा है, मजाकिया फार्मूला बना के रखा है, लेकिन वो मजाक की भाषा में जरूर है, वो याद रहता है लंबे समय तक। आप इसको देख सकते हैं। जो बृहद पोषक तत्व है जिसकी मृदा में उपस्थिति अच्छा होता है मृदा की उर्वरता के लिए, उसके लिए फार्मूला है करीना हॉपकिंस का मजा लीजिए। एक फार्मूला बना दिया गया है करीना हॉपकिंस का मजा लीजिए। करीना के से भी होता है स्पेलिंग, लेकिन यहाँ सी हम लोग ले रहे हैं। का के लिए सी भी लिखते हैं
तो करीना के लिए सी हो गया। इसके बाद हॉपकिंस में क्या हो गया, एच हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, के हो गया, आई हो गया, एन हो गया, एस हो गया। तो इसका मतलब करीना से कार्बन और हॉपकिंस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटास, आयोडीन, एन नाइट्रोजन, एस सल्फर। इसके अलावा का से कैल्शियम, का से कैल्शियम हो जाएगा, का से यहां पर कैल्शियम और जा से Mg। इस प्रकार जो बृहद पोषक तत्व है कौन कौन से हो गए, कार्बन, पहले हम लोग अगर क्रम देखा जाए तो नाइट्रोजन जनरली, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो वनस्पतियों को वायु और जल से प्राप्त हो जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वायु और जल से प्राप्त हो जाते हैं। तो मृदा में जो ज्यादा आवश्यकता पड़ती है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये भी बृहद पोषक तत्व है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी बृहद पोषक तत्व है। फिर इस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और फिर कैल्शियम, सल्फर, आयोडीन, मैग्नीशियम, ये बृहद पोषक तत्व हैं जिनको वनस्पतियों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर हम लोग बात करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो ये भी अक्सर भूल जाता है। इसके लिए फार्मूला बनाया है छात्रों ने, जाने मन बको मत कल फिर आना। जाने मन बको मत कल फिर आना। जाने से हो गया जाने, ZN, मन से MN, बको में ब से बोरान और को CO कोबाल्ट, मौत से MO मॉलिब्डेनम, कल से Cl कैल्शियम, फिर से Fe आयरन, आना से ना हो गया Na सोडियम। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या हो गया, जाने से Zn मतलब जिंक, मन से हो गया Mn मैंगनीज, बको में ब से बोरान, बी को से कोबाल्ट, मत से मॉलिब्डेनम MO, कल से Cl क्लोरीन, फिर से Fe आयरन और आना से ना Na सोडियम। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए। सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या क्या हो गया, जस्ता, मैंगनीज, बोरान, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, आयरन और नाइट्रोजन, ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। वनस्पतियों को इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अक्सर एग्जामिनेशन में ये प्रश्न बनता है, ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न बनता है कि वनस्पति, निम्न में से एक प्रश्न मैं बना रहा हूं, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः वनस्पतियों के लिए आता है, इकोलॉजी का प्रश्न बनता है। इकोलॉजी में ये प्रश्न बनता है, इकोलॉजी में वनस्पतियों को पढ़ते हैं तो वहां पर प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। विकल्प रहेगा ए नाइट्रोजन, बी सल्फर, सी लोहा, डी कैल्शियम। तो अक्सर लोग क्या कर देते हैं कि सल्फर लगा देंगे कि सल्फर सूक्ष्म पोषक तत्व है। भाई हमारे शरीर में, मानव शरीर में सल्फर की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन वनस्पतियों में सल्फर की ज्यादा जरूरत है। हमारे शरीर में आयरन की ज्यादा जरूरत है क्योंकि हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण अवयव आयरन ही है, लेकिन वनस्पतियों को आयरन की बहुत कम जरूरत होती है। वनस्पतियां मृदा से बहुत कम आयरन अब्जॉर्ब करती हैं। वनस्पतियों के लिए आयरन सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसी कारण हम लोगों के सामान्य जो शाकाहारी लोग हैं उनके भोजन में आयरन की कमी हो जाती है, और आयरन की कमी के कारण ही हम लोगों के देश में 75% से अधिक स्त्रियां एनीमिक हो जाती हैं, और इसी कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां स्त्रियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो आयरन क्या है, वनस्पतियों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है। मानव शरीर के लिए तो उसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, मानव के लिए बृहद पोषक तत्व है, और यही लोग गलत कर जाते हैं। यहाँ वनस्पतियों के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, और उनमें 3 रहेगा बृहद पोषक तत्व और 1 रहेगा आयरन जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और सही उत्तर आयरन होता है।
ये पीएमटी के भी एग्जाम में आता है और आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं में तो आता ही आता है। दूसरा है मृदा की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक में मृदा की उत्पत्ति तो हो चुकी है, मृदा निर्माण या मृदा की उत्पत्ति हो चुकी है। मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात हम लोग कर रहे हैं। मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाला पहला कारक हो गया मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। दूसरा कारक है मृदा में उपस्थित ह्यूमस की मात्रा, जीवांश की मात्रा। जीवांश वनस्पतियों, ऑर्गेनिजम्स, चाहे वनस्पति हो या जंतु हो, उनके जो मृत शरीर का अपघटित अंश है उसे जीवांश या ह्यूमस कह रहे हैं। तो ह्यूमस की मात्रा मृदा में जितनी अधिक होगी, मृदा की उर्वरता उतनी ही अधिक होगी। अर्थात मृदा की उर्वरता सीधे समानुपाती होती है मृदा में उपस्थित जीवांश की मात्रा। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल। अगर मृदा में जीवांश की मात्रा जितनी अधिक होगी, मृदा की उर्वरता उतनी ही अधिक होगी। दोनों उर्वरता और जीवांश एक दूसरे के सीधे समानुपाती हैं। तीसरा है जिस प्रकार से मृदा में पोषक तत्व की मात्रा जितनी ज्यादा, मृदा उतनी ही अधिक उर्वर। मृदा की उर्वरता मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा के सीधे समानुपाती होता है। मृदा की उर्वरता मृदा में उपस्थित जीवांश की मात्रा ह्यूमस की मात्रा के सीधे समानुपाती होता है। तीसरा, मृदा की उर्वरता मृदा की सरंध्रता के सीधे समानुपाती होता है। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। पोरोसिटी जितनी ज्यादा, मृदा उतनी ही अधिक उर्वर। पोरोसिटी ज्यादा कब होती है? जब मृदा के कण थोड़े बड़े बड़े होंगे तो क्या होता है कि मृदा के कणों के मध्य खाली जगह भी ज्यादा होता है। वाइड स्पेसेस, रंध्र जिसको कहते हैं, वाइड स्पेसेस या रंध्र ज्यादा होते हैं। अगर वाइड स्पेसेस या रंध्र ज्यादा होगा तो सरंध्रता ज्यादा होती है। क्योंकि सरंध्रता कैसे निकालते हैं? सरंध्रता निकालने के लिए, पोरोसिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या है? पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड स्पेसेस। वॉल्यूम ऑफ वाइड स्पेसेस अर्थात रंध्रों का आयतन डिवाइडेड बाय जो भी मिट्टी या चट्टान का जो सैंपल लिया गया है उसका कुल आयतन मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज में लाने के लिए, जिससे बात आसानी से समझ में आए, इसको प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं। तो सरंध्रता या पोरोसिटी क्या होती है? मिट्टी का जो भी सैंपल या चट्टान का जो भी सैंपल लेंगे उसमें जो रंध्र है, खाली जगह है कणों के बीच, जो खाली जगह है उस खाली जगहों का कुल आयतन वॉल्यूम ऑफ वाइड स्पेसेस डिवाइडेड बाय जो भी सैंपल लिया गया है चट्टान या मिट्टी का उसका कुल आयतन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको कहते हैं सरंध्रता। पोरोसिटी ऑफ द सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। चौथा क्या है? जैसे देखा जाए कि बलुई दोमट मिट्टी जो है, सैंडी लोम बलुई दोमट, वो गाद दोमट, चीका दोमट की अपेक्षा अधिक उर्वर क्यों होती है? क्योंकि उसकी सरंध्रता ज्यादा होती है। बलुई दोमट में रेत के कण ज्यादा होते हैं। रेत का आकार गाद और चीका मिट्टी से अधिक बड़ा होता है, तो इसलिए रेतीली मिट्टी के मध्य जो कणों के बीच खाली जगह है वो ज्यादा होता है। मृदा की उर्वरता किस पर निर्भर करती है? परमेबिलिटी पर। परमेबिलिटी मीन्स होता है पारगम्यता। मृदा में पारगम्यता मीन्स जल रिसाव की क्षमता, कैपेसिटी टू परकोलेट वाटर। अगर मृदा में कोई मिट्टी है उसमें जल रिसाव आसानी से हो रहा है, जितना आसानी से जल रिसाव होगा वह मृदा उतनी ही अधिक उर्वर होगी, क्योंकि जल रिस करके गहराई तक पहुंचेगा और मृदा में जो पोषक तत्व रहेंगे वे घुलनशील पोषक तत्व जो मृदा में मौजूद रहेंगे वे क्या होगा? नीचे जाती हुई जल में घुल जाएंगे और घुलकर वनस्पतियों की जड़ों द्वारा अशोषित हो जाएंगे। तो इस कारण से मृदा की अगर पारगम्यता जितनी ज्यादा होती है, मृदा की उर्वरता उतनी ही अधिक होती है। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल।
मृदा की उर्वरता मृदा की सारंध्रता के सीधे समानुपाती होता है। और पांचवा, मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों में 5वें नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं अर्थवर्म्स की। मिट्टी में उपस्थित कीड़े मकोड़े। मृदा में उपस्थित अगर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मृदा की पारगम्यता को भी बढ़ाते हैं, मृदा की सारंध्रता को भी बढ़ाते हैं, मृदा में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जस्ता, मैंगनीज, लोहा वो मिलाते रहते हैं मृदा में, जिसकी वजह से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ जाती है। पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ जाती है मृदा में, और मृदा की पारगम्यता और सारंध्रता भी बढ़ जाती है जब मृदा में कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं। इसी कारण तो यह कथन है कि केचुए को किसान का मित्र कहते हैं। इस केचुए जैसे असंख्य कीड़े मकोड़े मृदा में पाए जाते हैं जो मृदा की उर्वरता में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मृदा की उर्वरता मृदा में उपस्थित कीड़े मकोड़ों की संख्या के सीधे समानुपाती होता है। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अर्थवर्म्स। और छठे नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं पीएच वैल्यू की। पीएच वैल्यू आप जानते हैं कि मृदा का अगर पीएच वैल्यू होगा 7 तो ऐसी मृदा होती है न्यूट्रल मृदा। आदर्श मृदा के लिए पीएच मान उसका होना चाहिए 7, लेकिन आप जानते हैं कि पीएच मान 7 से कम होता गया। अगर 7 से कम हो गया पीएच मान तो मृदा की अम्लीयता में वृद्धि हो जाएगी, और 7 से ज्यादा हो गया पीएच मान तो मृदा की क्षारीयता में वृद्धि हो जाएगी। तो मृदा की क्षारीयता में वृद्धि हो जाए या अम्लीयता में वृद्धि हो जाए, दोनों दशाओं में मृदा कुछ फसलों के लिए तो उपयुक्त रहती है, लेकिन अधिकांश फसलों के लिए अनुपयुक्त दशाओं को उत्पन्न कर देती है। तो मृदा की उर्वरता तब अच्छी मानी जाएगी जब मृदा का पीएच वैल्यू 7 के आसपास 7 बना रहे। अगर नहीं 7 बन रहा है तो 6.5 से 7.5 के बीच में भी है, 6.5 से 7.5 के बीच में मृदा की अगर पीएच वैल्यू है तो वह मृदा कई फसलों के लिए उपयुक्त होती है। 6.5 से कम होने पर, 7.5 से ज्यादा होने पर पीएच मान मृदा की उर्वरता में कई फसलों को लेकर के नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। कई फसलों के संदर्भ में मृदा की उर्वरता घट जाती है पीएच मान जब 6.5 से कम हो जाए या 7.5 से ज्यादा हो जाए। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं डेप्थ ऑफ द सॉइल। डेप्थ ऑफ द सॉइल, मृदा की गहराई जितनी अधिक होगी मृदा की उर्वरता उतनी ही अधिक होगी। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल और फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द सॉइल। किसी भी मृदा की उर्वरता उसकी गहराई के सीधे समानुपाती होता है। इस आधार पर मृदाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो उथली मृदाएं, दूसरा मध्यवर्ती मृदाएं, तीसरा गहरी मृदाएं। जो उथली या सैलोवर सॉइल्स है इनमें जो डेप्थ होता है वह होना चाहिए डेप्थ लेस देन 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर से कम गहरी मृदाओं को उथली मृदा कहते हैं, जैसा कि पर्वतीय ढालों पर उथली मृदाएं ही पाई जाती हैं। पर्वतीय ढालों पर जो मृदाएं विकसित होती हैं, पर्वतीय मृदाएं या वन मृदाएं, उनकी गहराई अक्सर 50 सेंटीमीटर से कम होती है। वे उथली प्रकृति की होती हैं, इस कारण भी उनकी उर्वरता कम होती है। मध्यवर्ती प्रकार, मध्यवर्ती गहराई वाली मृदाएं, इंटरमीडिएट डेप्थ सॉइल किसको कहेंगे? जिनकी गहराई 50 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो लेकिन 90 सेंटीमीटर से कम हो, ऐसी मृदाओं को मध्यवर्ती गहराई वाली मृदा कहते हैं। और गहरी मृदाएं किसको कहते हैं? जिनकी डेप्थ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर हो। ऐसी मृदाओं को गहरी मृदा कहते हैं जिनकी गहराई 90 सेंटीमीटर हो या उससे ज्यादा हो। ऐसी मृदाएं गहरी मृदा कहलाती हैं। गहरी मृदाओं की उर्वरता ज्यादा होती है और उथली मृदाओं की उर्वरता कम होती है। इस प्रकार मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों को हम लोग डिस्कस किए। मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? नंबर 1 मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। नंबर 2 पर ह्यूमस, मृदा में उपस्थित जीवांश की मात्रा। तीसरा मृदा की सारंध्रता, पोरोसिटी। चौथा मृदा की पारगम्यता, परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल।
और पांचवा, मृदा में उपस्थित कीड़े मकोड़ों की संख्या, नंबर ऑफ अर्थवर्म्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और छठा है पीएच वैल्यू, मृदा का पीएच मान। और सातवां है मृदा की गहराई। ये 7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। और मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में 3 थे, जलवायु, जनक चट्टानों की प्रकृति और वनस्पति। ये प्रमुख थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं भारत की मृदाओं के वर्गीकरण का। भारत की मृदाओं के वर्गीकरण का इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी भारत की मृदाओं के वर्गीकरण का प्रमाण मिलता है, लेकिन बहुत विशद वर्गीकरण नहीं था, सामान्य वर्गीकरण था। इसी प्रकार मध्यकाल में अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में लिखा है कि अकबर के काल में मृदाओं के वर्गीकरण का प्रयास किया गया, बहुत सामान्य सा वर्गीकरण था। इसके बाद के भी चरणों में मृदा वर्गीकरण रहा है। दुवन्नी मृदा, चवन्नी मृदाएं, अठन्नी मृदा, 16 आने वाली मृदा, 12 आने वाली मृदा, 16 आने वाली मृदा, इस तरह से मृदा का वर्गीकरण किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण ये मृदाएं, ये मृदा वर्गीकरण नहीं था कि सैलाबी मृदा, नहर की सिंचाई वाली मृदा को अलग नाम, कुएं से सिंचाई सिंचित क्षेत्र वाली मृदा का अलग नाम, ये मृदा वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। अंग्रेजों के काल में भी ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने भी भारत की मृदाओं के वर्गीकरण और मृदा की गुणवत्ता सुधार पर कोई बड़ा कार्य नहीं किया था। मृदा वर्गीकरण पर बड़ा प्रयास स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, इसके बाद मृदा वर्गीकरण का प्रयास किया गया, जो ICAR है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मृदा वर्गीकरण का प्रयास किया। और इस संस्थान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदाओं को मुख्य रूप से 4 बृहद वर्गों में, बड़े वर्गों में वर्गीकृत किया। ये वर्ग है, पहला जलोढ़ मृदाएं, अलुवियल सॉइल्स, क्योंकि इनमें भी कई डिविजन्स हो जाता है, अलुवियल सॉइल्स। दूसरा ब्लैक सॉइल्स, काली मृदाएं। तीसरा रेड एंड येलो सॉइल्स, लाल तथा पीली मृदाएं। फिर लैटराइट सॉइल्स, लैटराइट मृदाएं। मरुस्थली मृदाएं, डेजर्ट सॉइल्स। लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं, अल्कलाइन एंड सैलाइन सॉइल्स। नेक्स्ट है पीटमय मृदाएं, पीट सॉइल्स, पीटमय मृदाएं। नेक्स्ट है पर्वतीय या वन मृदाएं, फॉरेस्ट सॉइल्स या माउंटेनियस सॉइल्स। भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में जो मृदा विकसित हुई है तो उन्हें पर्वतीय मृदाएं भी कहते हैं, माउंटेनियस सॉइल्स भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि पारिस्थितिक संतुलन के लिए पर्वतीय क्षेत्रों के कुल क्षेत्रफल के मोर देन 66% से अधिक क्षेत्रफल पर होना चाहिए वेजिटेशन। तो पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियां भी ज्यादा हैं और इसलिए पर्वतीय मृदाओं को वन मृदाएं भी कहते हैं। इनमें हम लोग आज जलोढ़ मृदाओं का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। जलोढ़ मृदाएं क्या है? अलुवियल सॉइल्स। जल में जो लुढ़क रहे हैं सेडिमेंट्स, उनके निक्षेप से निर्मित होने वाली मृदाएं जलोढ़क मृदाएं कहलाती हैं। जलोढ़ मृदाएं या जलोढ़क मृदाएं। जलोढ़क क्या है? जो जल में लुढ़क रहे हैं, अर्थात जो सेडिमेंट्स हैं, नदियों के जल में, बहते हुए जल में सेडिमेंट्स प्रवाहित होते रहते हैं, उन सेडिमेंट्स के निक्षेप से जो सॉइल डेवलप होती है उसको जलोढ़ मृदाएं कहते हैं। तो जलोढ़ मृदाओं की हम लोग अगर बात करें तो कहां पर है जलोढ़ मृदाएं? भारत में जलोढ़ मृदाओं का विस्तार है उत्तर भारत के विशाल मैदान में। उत्तर भारत के विशाल मैदान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के पूर्वी भागों, असम राज्य तथा पूर्वी तटीय मैदान एवं पूर्वी डेल्टाई प्रदेश में जलोढ़ मृदाओं का विस्तार है। जलोढ़ मृदाओं का निर्माण कैसे हुआ है? उत्तर का विशाल मैदान में सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से, सेडिमेंट्स के निक्षेप से उत्तर के विशाल मैदान में जलोढ़ मृदा की उत्पत्ति हुई है।
इसी प्रकार पूर्वी तटीय मैदान में जो बड़ी नदियां हैं उनके द्वारा भी, और जो कोस्टल रिवर्स हैं, तटीय नदियां हैं, उनके द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से पूर्वी तटीय मैदान में जलोढ़ मृदा की उत्पत्ति हुई है। नदी डेल्टाओं पर भी जलोढ़ मृदा की उत्पत्ति हुई है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो जलोढ़ मृदाएं हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो जलोढ़ मृदा है उसको हम लोग देख सकते हैं कि भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है। राजस्थान राज्य के पूर्वी भागों में भी जलोढ़ मृदा का विस्तार है। पंजाब राज्य में है, हरियाणा राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल के पूर्वी भागों में है, असम राज्य में जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र का बेसिन क्षेत्र है, वहां पर है। इसके अलावा राजस्थान राज्य के पूर्वी भागों में है, और गुजरात राज्य के जो तटीय पूर्वी भाग है, गुजरात राज्य का पूर्वी भाग, राजस्थान राज्य का पूर्वी भाग, और कच्छ वाले कुछ क्षेत्र में कह सकते हैं, काठियावाड़ का जो तटवर्ती भाग है, यहाँ पर जलोढ़ मृदाओं का विस्तार है। पूर्वी तटीय मैदान में है, गंगा डेल्टा के पास है, महानदी ब्राह्मणी डेल्टा के पास है, कृष्णा डेल्टा के पास है, गोदावरी डेल्टा के पास है, कृष्णा डेल्टा के पास है, पेन्नार है, पलार है, कावेरी है, वैगाई है। इन नदी डेल्टाओं के पास जलोढ़ मृदाओं का निक्षेप हुआ है। भारत की उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो जलोढ़ मृदा है, यह इसमें नाइट्रोजन का अभाव है, फास्फोरस का अभाव है। नाइट्रोजन फास्फोरस की तो बहुत जरूरत है वनस्पतियों को, लेकिन उत्तर भारत के विशाल मैदान की मृदाओं में नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव है। ह्यूमस जीवांश का भी अभाव है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का भी अभाव है, लेकिन कैल्शियम और पोटास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान की फिर मृदा उर्वर कैसे हो जाती है? इसकी अधिक उर्वरता का कारण क्या है? इसमें इस मृदा की पारगम्यता अधिक है, इस मृदा की सरंध्रता अधिक है। पारगम्यता, सरंध्रता अधिक होने के कारण, चूना और पोटास की मात्रा पर्याप्त होने के कारण उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो जलोढ़ मृदा है यह उपजाऊ मृदा है। और नाइट्रोजनी तथा फास्फेटी उर्वरकों का अभाव है, तो नाइट्रोजनी तथा फास्फेटी उर्वरकों के प्रयोग द्वारा इस मृदा में लगभग हर प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। सामान्यतः जब हम मृदा का सामान्य वर्गीकरण पढ़ते हैं, उस आधार पर तटीय जलोढ़, डेल्टाई जलोढ़, इन सबको भी जलोढ़ में अगर सम्मिलित करते हैं तो देश के कुल मृदा क्षेत्र के 43% से अधिक क्षेत्रफल पर भी जलोढ़ मृदा का विस्तार माना जाता है। लगभग 43% कह सकते हैं, 43% पर जलोढ़ मृदाओं का विस्तार है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सामान्य भाषा में अगर हम बहुत माइक्रो लेवल पर डिस्कस करने लगेंगे तब वहां पर काली मृदा का क्षेत्रफल 28% हो जाता है, और जलोढ़ मृदा और लाल तथा पीली मृदा 29% हो जाती है, और जलोढ़ मृदा 26 पॉइंट समथिंग हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जब बृहद स्तर पर मृदा वर्गीकरण करते हैं तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भारत में पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा बताएंगे, और इसमें तटीय और डेल्टाई जलोढ़ को सम्मिलित करते हुए देश के कुल मृदा क्षेत्रफल के 43% पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा को मुख्य रूप से जो उत्तर भारत के विशाल मैदान की जलोढ़ मृदा है, इसमें रेत, गाद, चीका मिट्टी की प्रचुरता है। और इस आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो जलोढ़ मृदा है उसको दो भागों में विभाजित करते हैं, एक बांगर और दूसरा खादर। बांगर में आप देखिए अल्फाबेट जो बांगर में है बी से शुरू हो रहा है, बी अल्फाबेट पहले आता है, और दूसरा खादर है, के अल्फाबेट बाद में आता है। अर्थात बांगर की उत्पत्ति पहले हुई तो ओल्डर अलुवियम यही हो गई, और खादर की उत्पत्ति बाद में हुई तो यह यंगर अलुवियम हो गई। अर्थात बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है, खादर नवीन जलोढ़ मृदा है। बांगर जो मृदा होती है वह बाढ़ की ऊपरी सीमा से भी ऊपर, अर्थात ऊंचाई, उत्तर भारत के विशाल मैदान के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बांगर मृदा विकसित हुई है। और खादर मृदा बाढ़ की सीमा के नीचे, सामान्यतः नदी घाटियों के निकट कछारी क्षेत्रों में खादर मृदा विकसित हुई है। अब क्या होता है कि जो बांगर है उसमें बांगर मृदा में गाद की मात्रा खादर की अपेक्षा ज्यादा है।
सिल्ट या गाद बांगर में खादर की अपेक्षा अधिक है, और बांगर में खादर की अपेक्षा बांगर मृदा के निचले भागों में चूने के कंकड़ पत्थर की भी अधिकता ज्यादा है। तो इन दोनों कारणों से बांगर में सिल्ट की मात्रा अधिक होने के कारण और चूने के कंकड़ लम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अधिक होने के कारण बांगर की जो पोरोसिटी है, सरंध्रता, बांगर की सरंध्रता खादर से कम है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण कि जो बांगर है पुरानी जलोढ़ मृदा है, लंबे समय से इसमें फसलोत्पादन का कार्य हो रहा है, कई फसल उगाने के कारण इसमें पोषक तत्व की मात्रा कम हो गई है। और जो खादर जलोढ़ मृदा है यह नवीन जलोढ़ मृदा है, इसमें कम फसलें उगाई गई हैं और लगभग प्रत्येक वर्षा ऋतु में खादर की जो ऊपरी परत है वो बाढ़ग्रस्त खादर क्षेत्र जो होता है वर्षा ऋतु में अक्सर बाढ़ग्रस्त हो जाया करता है। इसी कारण खादर की ऊपरी जो परत होती है लगभग प्रत्येक वर्षा ऋतु या कभी कभी 1-2 वर्षा ऋतु के अंतराल के पश्चात खादर की ऊपरी परत परिवर्तित हो जाया करती है। ऊपरी परत के परिवर्तित हो जाने के कारण इसमें नवीन चट्टान चूर्णों का निक्षेप होता रहता है, तो इसमें कम फसलें उगाई जा चुकी हैं, नवीन चट्टान चूर्ण होता है, जिस कारण से खादर में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। तो खादर में पोषक तत्व की मात्रा बांगर से अधिक है, खादर की पारगम्यता बांगर से अधिक है, खादर की सरंध्रता बांगर से अधिक है। इन तीनों कारणों से खादर बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वर मृदा है। अर्थात यहां पर अगर हम लोग देखें कि पंजाब में बांगर अधिक है, हरियाणा में बांगर अधिक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में खादर अधिक है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की मृदा पंजाब हरियाणा की मृदा से अधिक उर्वर है। फिर भी उत्पादकता पंजाब हरियाणा में अधिक क्यों है? क्योंकि यहाँ कृषि का प्रबंधन अच्छा है, उर्वरकों का प्रयोग अच्छे ढंग से अधिक हो रहा है, सिंचाई सुविधाओं का विकास अधिक हुआ है, इसलिए पंजाब हरियाणा में कृषि कार्य उन्नतशील अवस्था में है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की अपेक्षा ये राज्य अधिक समृद्ध भी है। उसका कारण एंथ्रोपोजेनिक है, मानवजनित कारण है। प्राकृतिक कारण तो यही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल में कृषि उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन और प्राकृतिक कारण भी है कि यहाँ पर अक्सर बाढ़ भी आ जाया करता है। पंजाब हरियाणा में बाढ़ की संभावनाएं कम है, इस कारण से भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्पादन कम होता है। और दूसरा ये भी है कि जो पंजाब हरियाणा में मृदा में लवणता और क्षारीयता की समस्या भी बढ़ रही है, इसलिए भी यहाँ की मृदा में उर्वरता कम होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद मानव इच्छा शक्ति के कारण यहाँ उर्वरता अधिक है और यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में मानव की इच्छा शक्ति भी कम है, मानव का प्रयास प्रबंधन कम हुआ है, जिसके कारण उत्पादकता कम हो जाती है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कम हो जाता है। हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो जलोढ़ मृदा है, अगर इसमें रेत गाद चिका मिट्टी का परसेंटेज देखा जाए तो इस आधार पर जलोढ़ मृदा को क्या करते हैं, 4 भागों में विभाजित करते हैं। अलुवियल सॉइल को 4 भागों में, मुख्य रूप से 4 भागों में, वैसे तो माइक्रो लेवल पर जब देखते हैं सूक्ष्म स्तर पर तो 8 भागों में विभाजित करते हैं। इसमें हो गया सैंडी लोम मतलब बलुई दोमट, सिल्ट लोम गाद दोमट, लोम दोमट, क्ले लोम चीका दोमट। तो जनरली सैंडी लोम का मतलब इसमें सैंड की मात्रा ज्यादा, जैसे एक आदर्श सैंडी लोम जो होगा बलुई दोमट, उसमें रेत या सैंड की मात्रा 45%, गाद या सिल्ट की मात्रा 23%, क्ले या चीका मिट्टी की मात्रा 25%। एक जो सिल्ट लोम है, सिल्ट लोम गाद दोमट, इसमें रेत की मात्रा 32%, रेत या सैंड, सिल्ट की मात्रा 40%, सिल्ट या गाद, और क्ले या चीका मिट्टी की मात्रा 28%। जो लोम है केवल दोमट, उसमें सैंड, सिल्ट, क्ले, रेत, गाद, चीका मिट्टी तीनों का अनुपात लगभग बराबर, लेकिन रेत का थोड़ा सा ज्यादा 35% जैसे रेत हो गई, और सिल्ट 30%, 30, 60, 30, और इनको हम लोग कह सकते हैं 30 95 हो रहा है, तो इसको 33 कर सकते हैं और इसको 32 कर सकते हैं। 35%, 33%, 32% लोम हो गया दोमट। और चीका दोमट में चीका की मात्रा, क्ले की मात्रा ज्यादा हो जाती है, 45% तक चीका हो गया, और सैंड हो गया 30%, और सिल्ट या गाद हो गया 25%।
तो इनमें प्रश्न आता है कि सबसे अधिक उर्वर मृदा कौन सी है, बलुई दोमट, सैंडी लोम या सिल्ट लोम, गाद दोमट या केवल दोमट या चीका दोमट। तो इसमें सर्वाधिक उर्वर मृदा होगी सैंडी लोम, बलुई दोमट। क्यों? बलुई दोमट में रेत के कण ज्यादा है, तो पारगम्य रेत के कण बड़े होते हैं सिल्ट और क्ले की अपेक्षा। इसी कारण सैंडी लोम की पारगम्यता, सरंध्रता ज्यादा होती है और सैंडी लोम ज्यादा उर्वर होती है। हम ये जो जलोढ़ मृदा है उसको बलुई दोमट, गाद दोमट, दोमट, चीका दोमट, इन मुख्य रूप से 4 वर्गों में भी वर्गीकृत करते हैं। इसके अलावा ये तो उत्तर भारत के विशाल मैदान की मृदा हो गई। जो तटीय जलोढ़ और डेल्टाई जलोढ़ है, इसमें चीका मिट्टी की प्रधानता होती है और रेत की प्रधानता होती है, गाद कम होती है। मुख्य रूप से देखा जाए तो जो डेल्टाई जलोढ़ है और तटीय जलोढ़ है, इसमें खादर की अधिकता और चीका की अधिकता होती है। खादर एक तरह से मिलता जुलता खादर प्रकार की मिट्टी है, लेकिन ऐसा खादर है जिसमें चीका की अधिकता हो। और ये जो तटीय जलोढ़ और डेल्टाई जलोढ़ है वह धान की फसल के लिए, जोट की फसल के लिए, गन्ने की फसल के लिए और तंबाकू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। बांगर और खादर में अगर हम लोग बात करें तो जैसे बांगर है तो आलू के लिए, तिलहन के लिए, गेहूं के लिए अधिक उपयुक्त है। खादर है तो ये धान के लिए, गन्ना के लिए अधिक उपयुक्त है। वैसे तो उर्वरकों के प्रयोग द्वारा इनमें सभी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। अब हम लोग और भी बचा हुआ है लाल तथा पीली मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, ये सब आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। जलोढ़ मृदा का अगर पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा में सॉइल प्रोफाइल कैसा होता है, तो सॉइल प्रोफाइल इसमें विकसित नहीं होता। जलोढ़ मृदा में सॉइल प्रोफाइल विकसित नहीं हो पाता है। इसके 2 कारण हैं। ऐसी मृदा में सॉइल प्रोफाइल डेवलप होता है, मृदा परिच्छेदिका ऐसी मृदाओं में ज्यादा डेवलप होती है जहां मृदा निर्माण की प्रक्रिया मंद चल रही हो और मिट्टी की ऊपरी परत लंबे समय तक स्थिर हो, तो ऐसी मृदा में मृदा परिच्छेदिका का विकास अच्छा होता है, सॉइल प्रोफाइल वेल डेवलप्ड होती है। लेकिन जो उत्तर भारत की जलोढ़ मृदा है, इसमें मृदा निर्माण की प्रक्रिया तेजी से होती है। वर्षा ऋतु में नदियों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में सेडिमेंट्स का निक्षेप कर दिया जाता है, तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। दूसरा, मृदा की जो ऊपरी परत होती है वो परिवर्तित होती रहती है बाढ़ के कारण। तो इस कारण इन दोनों कारणों से मृदा के निर्माण की प्रक्रिया के त्वरित होने के कारण और मृदा की निर्माण की प्रक्रिया दीर्घकालिक न होकर तीव्र होती है और मृदा के ऊपरी परत के परिवर्तित होने के कारण सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका जलोढ़ मृदाओं में सुविकसित नहीं होते हैं। अगर पूछा जाए कि जो विश्व की 11 मृदाओं का वर्गीकरण किया है अमेरिका के कृषि विभाग ने, अगर उस आधार पर कहा जाए कि जलोढ़ मृदाएं किस प्रकार की मृदा है, तो इंसेप्टिसॉल प्रकार की मृदा है। इंसेप्टिसॉल प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में जितना भी टॉपिक हमने अभी तक मृदा से संबंधित डिस्कस किया है, भारत की मृदा से संबंधित, वे सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के उत्तर हमारे इसी लेक्चर में निहित हैं। और कल की क्लास में हम लोग शेष जो मृदा के 7 प्रकार बच रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके।